कि जगमोहन ने 5 महीने में वह कर दिखाया जो आतंकी 5 साल में नहीं कर सके। 70 साल की सरकार वह नहीं कर सकी जो इन्होंने 7 साल की सरकार में देश का भट्टा बैठा दिया, सर्वनाश कर दिया देश का, जो अभी तक जनता में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता को जो एनेस्थेसिया होता है, नशा होता है, वो नशा पिला के ये सब बातें कर रहे हैं। वो नशा उतारने की जरूरत है, तीव्र से तीव्रतम बोलने की जरूरत है। आपको एक और बात बता देता हूं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत तब्दीलियां सामने आ रही हैं। अभी पिछले हफ्ते 5 राज्यों के इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जिसको हमें आपको सभी को इसका इंतजार था। कुछ लोगों की पसंद के नतीजे आए हैं, कुछ लोग उससे नाखुश हैं। कुछ लोग इसमें ईवीएम की वजह बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो पोस्टल बैलेट थे उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। लेकिन अब हकीकत यह है कि 4 राज्यों में बीजेपी जीती है और एक में आम आदमी पार्टी पंजाब में। अभी इसके इलेक्शन के फौरन बाद 1-2 स्टेटमेंट अभी आए हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पुलिस को चाहिए कि वो आम आदमियों को तो कुछ ना करे, परेशान ना करे, लेकिन जो उनको उकसाते हैं उन पर बहुत कड़ी नकेल कसी जाए, उनका एक तरह से उन्हें कंट्रोल किया जाए। अब वो उकसाने का क्या मतलब था, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। आज इस पे चर्चा होगी। इसके अलावा आरएसएस की तरफ से एक सालाना रिपोर्ट आई है अहमदाबाद में, एक जलसे में, एक कॉन्फ्रेंस में, जिसमें यह कहा गया है कि एक खास समुदाय कौन सा होता है, वो जाहिर है मुसलमान होते हैं, वो सरकार के सिस्टम में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक टेलीविजन चैनल के पत्रकार कहते हुए तो बड़ा बुरा लगता है, उसने ये कहा था कि मुसलमान जो है वो आईएस जिहाद लड़ रहा है। उस पर क्या कुछ हुआ? सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, आपके हमारे सबके सामने। अब ये आरएसएस एक तरह से एक ऑफिशियल पॉलिसी के तौर पर उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि ये मुसलमान जो हैं इनको सरकारी सिस्टम में घुसपैठ मत करने दो। ये बात उन्होंने एक तरह से बयान कर दी है। उसके अलावा कश्मीर फाइल्स एक फिल्म बनी है, वो भी कई तरह से चर्चा में है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के, नागपुर में रहते हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में ये अपनी बात रखते हैं। हर मंडे को हम उनसे बात करते हैं किसी न किसी खास इश्यू पर। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री जी का जो ये बयान है, जिसमें पुलिस को उन्होंने नसीहत की है एक तरह से, बल्कि प्राइम मिनिस्टर है, वो तो एक इंस्ट्रक्शन हो गई कि जो उकसाते हैं लोगों को उन पर बहुत सख्ती करने की जरूरत है। अब वो उकसाना कहां तक है, क्या है? आप इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? आप क्या समझे इस बयान के मतलब? देखो, मोदी जी जो बयान देते हैं उसके पीछे के अर्थ हमको समझना पड़ेगा। उसके पीछे बहुत सारे अर्थ होते हैं, निहित अर्थ होते हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं कि पुलिस और सेना की वर्दी में बहुत बड़ी तफावत है। वर्दी दोनों की है, मगर सेना की वर्दी से लोग नफरत नहीं करते, पुलिस की वर्दी से लोग नफरत करते हैं। 50 के ऊपर के जो पुलिस अफसर है उनको रिटायर्ड कर देना चाहिए, सख्ती से उनको रिटायरमेंट करेंगे। फिजिकल टेस्ट अगर नहीं दे सके तो रिटायर करेंगे। उसके बाद में उनको गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। उनको वो लोग खोजना चाहिए जो लोग नफरत पैदा करते हैं। अब नफरत पैदा करने वाले वो लोगों को वो खोजेंगे जो नफरत को कम करना चाहते हैं, दोनों को आईना दिखाते हैं, संघियों को भी दिखाते हैं, मुसंघियों को भी आईना दिखाते हैं। वो लोगों को ये ढूंढने वाले हैं, क्योंकि इनको नफरत कहां से फैल रही है पता है, नफरत कौन फैला रहा है ये पता है। आरएसएस के मुख्यालय और आरएसएस के सारे स्वयंसेवक नफरत फैलाने का ही काम करते, दूसरा कोई काम नहीं करते ये। और हर चीज को कैश करने का जो काम करते हैं, तो उनका संदेश उनके लिए साफ था कि आपको अब पूरे जोर शोर से भिड़ जाना चाहिए। इसमें भिड़ जाना चाहिए कि आपको इस तरीके से जो लोग हैं
जो हिंदू मुसलमानों की नफरत कम करना चाहते हैं, जो दलितों पर अन्याय हो रहे हैं उसके बारे में बोलते हैं, जो सवर्ण है मगर दलितों के अन्याय के विरोध में बोलते हैं, ऐसे लोग जो इस देश का मूल आधार रहा है उनके ऊपर प्रहार करने के लिए पुलिसों को बोल रहे हैं, और उनके वो जो है 72 घंटे में तैयार होने वाले सोल्जरों के बोल रहे हैं जो यूक्रेन में युद्ध के लिए अभी जाने को तैयार है। तो ऐसे लोगों के लिए वो संदेश है, वो हम लोगों के लिए ये संदेश है कि आप ये जो बीच वाला मार्ग बताते रहते हो, गांधी और बुद्ध का मार्ग बताते रहते हो, आप बाज आ जाओ। हमको जो फैलाना है, जिस तरीके से फैलाना है वो हम फैलाएंगे, और पुलिसों को भी यही हिदायत उन्होंने दी है, इसी तरीके की हिदायत है, इसको हमको समझना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो प्रतिमा है वो पुलिसों की नकारात्मक हो गई है। अरे जब आप उनका पॉलिटिकल यूज करोगे, जब पुलिस भी हिंदू मुसलमान में बढ़ जाएगी तो पुलिस जातियों में बढ़ जाएगी, और ये बांटने का काम कौन करता है? महाराष्ट्र का एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूं कि विरोधी पक्ष नेता ने 120 घंटे का रिकॉर्डिंग विधानसभा में पेश किया। मेरा ये पूछना है कि 120 घंटे का रिकॉर्डिंग जिन पुलिस अफसरों ने, जिन वकीलों ने या जिन सरकारी बाबुओं ने तैयार किया है, वो रिकॉर्डिंग किया है, वो अब सरकार में अधिकारी है। तो ये अधिकारी कैसे कर सकते हैं, गोपनीयता कानून का भंग कैसे कर सकते हैं, और उसके द्वारा ये इस तरीके से नफरत फैलाने का या ये काम कैसे कर सकते हैं। और मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे जो लोग हैं 110 घंटे की जो ये रिकॉर्डिंग करते हैं, रश्मि शुक्ला जैसी जो महिला है, एसपी बनी हुई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बचा रहा है, किसके कहने से बचा रहा है? उसने 2 साल रिकॉर्डिंग किया और वो रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा उसने विरोधी पार्टियों को सौंप दिया। तो इस तरीके के लोगों को ढूंढने की जरूरत है जो नफरत फैलाते हैं, शासकीय नियमों का उल्लंघन करते हैं और आरएसएस के लिए काम करते हैं। इन लोगों को ढूंढने की जरूरत है। ये लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जब तक नहीं ढूंढोगे तो आपको नफरत कौन फैलाता है ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा और बता दीजिए, रिकॉर्डिंग में क्या क्या है, थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को मालूम ना हो। हाँ, रिकॉर्डिंग में ये है कि कौन क्या प्राइवेट में बात कर रहा है, उसके बेडरूम में क्या बात कर रहा है, ऑफिस में क्या बात कर रहा है, किस तरीके की बात हो रही है, ये उन्होंने अध्यक्ष को सौंपा है। सवाल ये नहीं है रिकॉर्डिंग में क्या है। सर, रिकॉर्डिंग का परमिशन किसने दिया? पेगासिस जो आया था उसमें दूसरे के ईमेल में जबरदस्ती कुछ वाक्य घुसेड़ के उनको जेल में डालने का परमिशन किसने दिया? ये रिकॉर्डिंग किस अधिकारियों के देखरेख में हुई और इसके सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, या विरोधी जो अफसर है उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा? क्योंकि ये बोलते हैं कि हमने भांडाफोड़ कर दिया। किस बात का भांडाफोड़ किया? पब्लिकली नहीं हुआ है। सवाल इस बात पर है कि रिकॉर्डिंग कैसे हुई। ये सवाल है कि गोपनीयता कानून है कि नहीं देश में, और उसमें अफसर जो लगे हुए, तो जो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं उनको अभी भी परमिशन है कि रिकॉर्डिंग आप सबका करते रहो, सबकी बात करते रहो। उनको जितना चाहिए उतना वो सिलेक्ट करके भेजेंगे और बाकी का डिलीट कर देंगे। आपको समझ में आएगा कि ये सारा इंटरप्टेड रिकॉर्डिंग होगा, जिसमें उनके फायदे का उन्होंने वहां सौंप दिया 120 घंटे का। रिकॉर्डिंग तो दरअसल हो गई होगी 400-500 घंटे की, मगर उन्होंने उतनी सौंपी होगी कि जो दूसरे की बातचीत है, इनकी बातचीत, इनके आदेश, इनके इस तरीके के जो क्रियाकलाप है उसको उन्होंने छुपा दिया होगा। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री जी का बयान है, क्या ये संविधान इजाजत देता है कि प्रधानमंत्री इस तरह से कहें? क्या संविधान में संविधान का हवाला देते हुए अपने हक मांगना गुनाह है क्या? क्या प्रधानमंत्री जी संविधान के अंदर ये बातें बोल रहे हैं या उससे बाहर बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? उनके परम पितामह आदरणीय भागवत जी, उनके आरएसएस का एक बयान है कि संविधान के नाम से धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। हाँ, तो इनका अटैक किसी पे नहीं है, उनका अटैक संविधान पर है। वो चाहते हैं कि संविधान को हम हटा के इसके जगह नया कुछ ऐसा लिखाया जाए कि जिसमें हमें पूरा फ्री हैंड हो, समानता की बात ना हो, बंधुता की बात ना हो, स्वतंत्रता की बात ना हो। उन्होंने ये सारे बातों को, समानता को समरसता बना दिया, स्वतंत्रता को निष्ठा बना दिया। ये सब उन्होंने घालमेल करना शुरू कर दिया है। उनका अटैक इस बात पर है। और उन्होंने ये किस लिए कहा? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है। आपको पता होगा अभी कि जैसे ही गुजरात ये इलेक्शन समाप्त हुआ, उत्तर प्रदेश और 5 स्टेट का इलेक्शन समाप्त हुआ, तुरंत एक जीआर निकाला गया कि पीएचडी की आवश्यकता नहीं होगी प्रोफेसर बनने के लिए। आवश्यकता ये होगी कि जो संघ शाखा में जाता होगा
जिसका रिकमेंडेशन आरएसएस करता होगा, वो अभी प्रोफेसर डायरेक्ट बन जाएगा। भाई ये क्या क्वालिफिकेशन है? क्या क्वालिफिकेशन? अगर पीएचडी थी तो हटाई क्यों गई? क्योंकि आपके लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे थे जिनको आप बैठाना चाहते हो वहां उस जगह पर। दूसरी ये बात उसके पीछे और आई है कि 30% यूपीएससी के बगैर भी आईएएस आईपीएस अफसर बनाए जाएंगे। आप जो बता रहे थे कि बात ये क्यों उठी है, क्योंकि इनको अपने लोगों को प्लेस करना है, इनको झंझट लगाना है संविधान के नाम से। संविधान तो ये बदल नहीं सकते और बदलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही संविधान बदलने की बात होगी लड़ाई 1 to 1 आ जाएगी, उनको जो विशेष सुरक्षा है वो सब हट जाएगी। तो ये नहीं करना चाहते, बात संविधान की कर रहे हैं और इनके पीछे से बैकडोर से ये घुसा रहे। जैसे इन्होंने ये हमारा जीडीपी जब 84 लाख करोड़ था, उस वक्त 2 लाख करोड़ के बोगस किसान, 2 लाख करोड़ के बोगस किसानों को इन्होंने टैक्स में रिबेट दिया। 2 लाख करोड़ सर, एग्रीकल्चर इनकम दिखाया। और ये कितने यानी वो रास्ता निकाला अपने लोगों को सपोर्ट करने का, वो रास्ता निकाला अपने लोगों को। हाँ, वो रास्ता अलग है। आप ये समझ लो कि हमारे 6 लाख किसान जो है, जो रसूखदार किसान हैं, इनको इनकम टैक्स से रिबेट देने के लिए इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स फ्री कर दिया। पीछे का हम जब तक नहीं रीड करेंगे, आरएसएस जितनी सामने दिखाई देती है उससे 10 गुना वो पीछे होती है। तो इनके षड्यंत्र इस तरीके से होते हैं, उसके ऊपर हमको कटाक्ष करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें नजर रखना पड़ेगा। नहीं तो हम ये ऊपरी लड़ाई जो है कि संविधान ऐसा करता है, संविधान को साथ वो कुछ नहीं करेंगे। उसी संविधान के द्वारा ये नफरती चिंटू सारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। वो संविधान से उनको कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है कि वो जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसके ऊपर जो हम जैसे लोग कटाक्ष करते हैं उससे दिक्कत है। अच्छा, मैं इसमें बीच में थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा कि एक तरफ तो यूपीएससी के बगैर बड़े अफसर बिठाने का सिलसिला शुरू हुआ है, दूसरी तरफ बगैर पीएचडी के प्रोफेसर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। उसके साथ साथ आरएसएस ये कह रही कि ये जो मुसलमान पढ़ लिख करके इम्तिहान पास करके सरकारी ऑफिसों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकना है। तो ये दोनों को मिलाकर के जब देखा जाए, क्या यही फॉर्मूला दलितों और दूसरे और समाज के जो कमजोर तबके हैं उनको भी पीछे रखने की तैयारी है? क्या कुछ है? चूंकि इसको लार्जर उसमें समझने की जरूरत है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान तो एक ऐसा लगता है कि सिर्फ स्लोगन है, लेकिन टारगेट कुछ ज्यादा नहीं है। देखो हमारे यहाँ इलेक्शन था, हिजाब का मुद्दा आया। वो मुद्दा था कि नहीं, वो कुरान में उसके शामिल है कि नहीं पता नहीं मुझे, मैं इस पे कोई काटना नहीं चाहता। मगर अब वो जो ये थी पीएफआई जो संगठन था, जो आरएसएस का सबऑर्डिनेट संगठन है, मैं तो आरोप करता हूँ, क्योंकि वो लड़की स्कूटर से उतरते तक वहां ले जाते तक उसका पूरा शूटिंग हुआ, बहुत ढंग से शूटिंग हुआ। प्रायोजित कार्यक्रम था वो सारा वो प्रायोजित कार्यक्रम था। और जिसमें तुरंत उसको शेरनी घोषित करने का भी एक कार्यक्रम हुआ, वो सारा प्रायोजित कार्यक्रम था। ये सारा प्रायोजित कार्यक्रम, उसमें अभी दूसरा प्रायोजित कार्यक्रम उन्होंने आईएएस आईपीएस के बारे में बात नहीं किया, मगर उन्होंने बोला कि मुस्लिम कट्टरता बढ़ाते हैं, केरल कर्नाटक में हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, दंगे भड़का रहे हैं, हिजाब कुरान जैसे कारणों से हिंसा फैलाते हैं। कौन फैलाता है हिंसा? कौन करता है हिंसक कार्रवाई? ये देश का ये बोलता है, इतिहास बोलता है कि हिंसक कार्रवाई कट्टर लोगों ने की है। तो जैसे कट्टर लोग मुसलमानों में हैं, वैसे ही कट्टर लोग संघियों ने भी तैयार किए हैं। वो ऐसा करते हैं, इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। ये शिक्षा देने वाला हमारे देश का एकमात्र संगठन है, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो नफरत फैलाता है। मुसलमान नफरत फैलाते हैं, कुछ संगठन उसमें है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है, उनका वो धंधा रहा है। नहीं, सुनिए, जब आपने साथ साथ ये भी बता दिया कि वो आरएसएस के ही दलाल हैं, तो आज जब आपसे पहले हमारी बात हो चुकी कि ओवैसी जैसे लोग भी बीजेपी के लिए मदद करने वाले लोग हैं, और ये पीएफआई भी उन्हीं के लिए काम करती है। तो एक तरह से वो एक उन्हें प्लेयर चाहिए सामने खड़ा हुआ, चाहे वो नकली ही क्यों ना हो। तो वो मुसलमानों को सबको बदनाम करने का इंतजाम नहीं लगता आपको? तो ये भी तो हिंदुओं को बदनाम करने का नतीजा है। सवाल ये है कि हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को किस तरीके से समझाते हैं या समझा रहे हैं, इस पर बात करनी चाहिए। आपको पता है प्रोविडेंट फंड का ब्याज दर 8% था, अभी 8.1% पर आ गया। ये न्यूज नहीं है,
हमारे लिए ये न्यूज नहीं है। हमारे लिए संघ ने संविधान के बारे में बोला, वो न्यूज है। हमारे लिए उस तरीके की न्यूज बनती है, क्योंकि आप इसका चर्चा करते रहो, प्रोविडेंट फंड का हम बैच खाते रहेंगे, नौकरियां हम खाते रहेंगे, आईएएस आईपीएस के पद पर हम डायरेक्ट हमारे लोग भर्ती करते रहेंगे। ये सारी चीजें हमारे इसमें जो है एजेंडे में, वो हम पूरी कर लेंगे। झंझट के पीछे एजेंडा पूरी करने की, दिल्ली दंगल के पीछे क्या एजेंडा था, हिजाब के पीछे क्या एजेंडा था, वो जो ये हुआ था पुलवामा में, जो हत्याकांड हुआ था किसान इसका सैनिकों का, उसके पीछे क्या एजेंडा था। जब एजेंडे के पीछे का हम रीड करने नहीं सीखेंगे ना देश की जनता, जब तक ये एजेंडा संगी मुसंगी बुसंगी कुसंगी ये जारी रखेंगे, हमको देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि एजेंडा क्या है। अच्छा, इस बीच में अभी एक ये कश्मीर फाइल्स के सिलसिले में कुछ चर्चा हो रही है, जिसमें जो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालने और दूसरे इश्यूज पर डिस्कस किया जा रहा है। आप इसे कश्मीर फाइल्स को किस तरफ समाज को ले जाने की कोशिश के तौर पर आप देखते हैं? क्या कुछ है, आप इसके बारे में क्या? हम ये कोशिश तो देखते हैं कि अब तक कंपनियां बेची, अब तक सरकारी सारी महकमे बेचे गए, सरकारी कंपनियां बेची गई, अब लाखों वर्ग किलोमीटर की जमीन विदेशियों के हाथ में बेच रही है ये सरकार। हाँ। इन्होंने एक डाटा तैयार किया, उसके लिए एक स्पेशल उन्होंने बोर्ड बनाए हैं, स्पेशल कमीशन बनाए हैं कि जितनी सरप्लस लैंड है सारी डिपार्टमेंट का उसका डाटा बन गया है। अभी तक 13,550 वर्ग मीटर की जमीन का डाटा इनके पास आ गया है। ये दिल्ली से 5 गुना बड़ा है और इससे भी अभी 10 गुना बड़ा और डाटा ये कलेक्ट करने जा रहे हैं। ये सारी जमीनों का इन्होंने ग्लोबल टेंडर 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने विदेशी कंपनियों के साथ में, विदेशी लोगों के साथ में मिलकर ये तय कर दिया है कि ये सारी जमीनें सरकार उनको बेच देगी, और वो लीज पर नहीं पूर्णकालिक बेच देगी। मतलब हमारे देश की सारी जमीन, जिसको ये मातृभूमि कहते हैं, जिसको ये भारत भूमि कहते हैं, उसको बेचने का षड्यंत्र है। इसलिए ये विवेक अग्निहोत्री नाम का एक नफरती चिंटू और दूसरा वो जो है अनुपम खेर, घोषित वो कश्मीरी पंडितों का दलाल है। वो कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधि नहीं है, वो दलाल है। ये लोगों ने ये इस वक्त पर जब जमीनें बिक रही है, जब प्रोविडेंट फंड कम हो रहा है, जब नौकरियों में डायरेक्ट भर्ती हो रही है, जब इस तरीके के क्रियाकलाप में सरकार व्यस्त है, उस वक्त ये विवाद का नया पिक्चर लाया है। और कश्मीर को समझना अगर है तो 90 से समझने की जरूरत है। 47 से कश्मीर के ऊपर डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम कौन कर रहा था? पाकिस्तान कर रहा था, उसमें किसी को शक नहीं है। हाँ। मगर 90 में जब वीपी सिंह सरकार थी, जो सरकार मात्र बीजेपी और कम्युनिस्टों के भरोसे चल रही थी, जिसमें इन्होंने रथ यात्रा निकाली, जिस सरकार को उन्होंने मंडल आयोग लाया इसलिए हटा दिया, उस सरकार ने कश्मीर में जिस तरीके की हरकतें शुरू कर दी थी कि खुलेआम जब धमकाया जा रहा था वीपी सिंह के राज में, वहां जगमोहन नाम का एक वहां उन्होंने राज्यपाल भेजा, जो जगमोहन जी ने इतने नफरत भरे बयान दिए, इतने नफरत भरे क्रियाकलाप किए कि जिसके कारण वहां उग्रवादियों का हौसला बढ़ गया और उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया। उसके विरोध में आतंकवादी छोड़ने के प्रति फारूक अब्दुल्ला भी विरोध में थे और सारे सरकार बाकी पक्ष पार्टियां विरोध में थी। आरएसएस के दबाव में फारूक अब्दुल्ला के भी यानी विरोध करते हुए इन्होंने मोहम्मद की बेटी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को आतंकवादियों के विरोध में छोड़ दिया। उसका बदला इसका परिणाम ये हुआ कि अपहरण के मामले और बढ़ गए और बदले में ये इनकी रिहाई शुरू हो गई। कई मामले उसके बाद में आए और इसकी रिहाई शुरू हो गई। एक किताब है एएस दुलुक की, उनकी कश्मीर दी वाजपेयी ईयर में उन्होंने लिखा है कि 1989 से 90 तक कश्मीर श्रीनगर जो है भूतिया शहर में तब्दील हो रहा था, सब तरफ भय व्याप्त था। ऐसा लग रहा था कब विस्फोट होगा, कब क्या होगा। और जो बगावत हो रही थी, तो रूबिया के इसके बाद अपहरण के बाद आतंकवादी जब छोड़े, तब उनको लगा आतंकियों को और कश्मीरी जनता को कि अब सरकार डर रही है हमसे, यहाँ कुछ नहीं कर रही है। तो उन्होंने वहां बगावत को उछाल भर दिया, अचानक बगावत बढ़ गई और इन्होंने उसके अगेंस्ट में कश्मीरी सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। और ये बर्खास्त होने के बाद वहां जगमोहन नाम का एक गवर्नर भेजा गया
जो आरएसएस का प्रशिक्षित आदमी था, और उस आदमी ने उस वक्त जाके एक तरफ रथ यात्रा चला रहे थे अडवाणी जी, दूसरे तरफ जगमोहन जी, जो वीपी सिंह पे प्रेशर बना के उनको गवर्नर बना दिया गया वहां का। उन्होंने ये समझ लिया था दोनों ने कि ये जितना उग्रवाद कश्मीर में बढ़ेगा उतना हिंदू मुसलमान करना आसान होगा, और ये उग्रवाद उन्होंने जानबूझकर बढ़ाया, अपने शासनकाल में बढ़ाया। जगमोहन जी के शासनकाल में ये उग्रवाद बढ़ा। तो उन्होंने ये जो बात है कि इनको गंद सूंघ लेते, ये कहां पर पुलवामा करने से कितने वोट मिलेंगे, कहां पर हिजाब लाने से कितने वोट बढ़ेंगे, कहां पर नफरती चिंटू पैदा करने से, लव जिहाद करने से, लव जिहाद की बात लाने से कितने वोट बढ़ेंगे, इसका ये गंद सूंघ लेते। और वो गंद उन्होंने सूंघ लिया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां आम जनता आतंकियों के साथ में खड़ी हो गई, क्योंकि उनको लगा कि ये सरकार हमारे साथ में नहीं है, हमारे साथ में न्याय नहीं कर सकते। और उसमें तुक्का है कि जगमोहन जी ने बतौर कश्मीर के गवर्नर रहते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर का हर मुसलमान आतंकी है, और जब तक सारे मुसलमान मारे नहीं जाते तब तक कश्मीर में शांति बहाल नहीं होती। ये गवर्नर का स्टेटमेंट था, उस वक्त के 90 के गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था। जब राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर बने, उन्होंने बोला था कि मात्र 700 या 900 आतंकी है। जगमोहन को उस वक्त वहां सारा कश्मीर आतंकियों से भरा दिखाई दे रहा था। तो उसके विरोध में अशोक जेटली नाम के एक मुख्य सचिव थे जम्मू कश्मीर के, वो कहते हैं कि जगमोहन ने 5 महीने में वह कर दिखाया जो आतंकी 5 साल में नहीं कर सके। 70 साल की सरकार वह नहीं कर सकी जो इन्होंने 7 साल की सरकार में देश का भट्टा बैठा दिया, सर्वनाश कर दिया देश का, जो अभी तक जनता में समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जनता को जो एनेस्थेसिया होता है, नशा होता है, वो नशा पिला के ये सब बातें कर रहे हैं। वो नशा उतारने की जरूरत है, तीव्र से तीव्रतम बोलने की जरूरत है। आपको एक और बात बता देता हूं कि ये भारत सरकार के प्रति जो नफरत बढ़ने की बात है, वो जस्टिस तारकुंडे, सच्चर और अन्य 5 सदस्यों की जो टीम थी, उन्होंने भी बोली है। वो कहते हैं कि जगमोहन के कार्यकलापों से मुस्लिम आबादी भारत से कट गई है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब गई थी जस्टिसों के नेतृत्व में, उन्होंने भी जगमोहन के बारे में इस तरीके से टिप्पणी की थी, जो टिप्पणी सर्वथा निंदनीय है। और वो टिप्पणी ये सच बता रही थी कि जगमोहन ने कितना घृणित कार्य वहां किया है। तो इसमें देखिए, जो बहुत ही अहम बात है, पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए और होती है कि फिर तो आतंकवाद के डेफिनेशन पे बात करनी पड़ेगी। डेफिनेशन पे यह बात करनी पड़ेगी कि एक तरफ आप किसी भी समाज को ब्लैंकेट एक तरह से डाल करके कहते हैं कि सारे आतंकवादी हैं, आप यानी खुद आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं। वहां कह रहे थे सारे आतंकवादी, और यहाँ अडवाणी कह रहे थे कि मैं मानता हूं कि मुस्लिम आतंकवादी है मगर सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है। जी। एक बात आपको बता देते, देखो इनके जो बात है ना, ये बहुत ही दोगली मानसिकता में बोलते हैं। ये 2 मुंहे सांप है। इन्होंने उस वक्त जब ये इनका जगमोहन का ये चल रहा था, पंडितों को प्रलोभन दे रहे थे, सुरक्षा की गारंटी दे रहे थे, उस वक्त वहां हिंदू मुसलमान की संयुक्त समिति बनी थी, और उसमें चीफ जस्टिस वहां के न्यायाधीश मुफ्ती बहाउद्दीन फारूकी, एचएन जट्टू, ये कश्मीरी पंडित है, गुलाम नबी हाबरू, इन लोगों ने 25 लोगों को लेके कमेटी बनाई थी, और वहां के आतंकवादियों को भी अपील की थी कि कश्मीरी पंडित हमारे हैं, इनको नहीं भगाना चाहिए, इनके बिना कश्मीर अधूरा, ये अपील कर रहे थे। और जगमोहन इनके विरोध में सारे कश्मीरी और पंडितों को प्रलोभन देके उनको बाहर भेजने का काम कर रहे थे। मैं तो ये पूछता हूं सर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से भाग आए, बाकी हिंदुओं के जातियों के लोग कहाँ हैं? मेरा सवाल मूल है कि बिना अन्य जातियों के पंडित जी नहीं सकता, पंडित अपना पेट नहीं भर सकता, क्योंकि वो मांग कर खाने वाली कम्युनिटी है। तो मुझे ये सवाल पूछना है कि इनको जो देने वाली कम्युनिटी थी वो हिंदू कहां पर है, और वो हिंदू क्यों नहीं थे? ये बहुत ही अहम बात, ये बहुत ही अहम बात है। आपकी इस पूरी बातचीत से जो कश्मीर के बारे में नतीजा निकल रहा है, तो वो ये है कि आतंकवाद, नंबर 1, आतंकवादी कौन है ये अपने आप में एक बहस है। जब आप किसी पर जुल्म करोगे, किसी घर का एक आदमी मार दोगे नकली करके, जिसका बाद में भी पता चलता है, कभी कभी तो फौजियों को सजा भी दी जाती है दिखावे के लिए,
तो जब आप किसी को भी, जमाने में आम कश्मीरी युवाओं को, हजारों युवाओं को मार दिया गया। हाँ, तो जिसका जो अगर कोई बेगुनाह कश्मीरी मारा गया, जिसको आतंकवादी बता दिया गया, जैसे हमने पंजाब में भी देखा, पंजाब में भी तो ये देखा कि उसमें तो इस हद तक होता था कि एक ही नाम का आदमी हर 6 महीने बाद मरता था। ये एक अलग एक चीज है, उस बहस में हम नहीं जा रहे। लेकिन यहां नंबर एक, आपने ठीक लोगों को मार करके कहा आतंकवादी हैं। जब उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले खड़े हुए उस जुल्म के खिलाफ, तो आपने उनको भी आतंकवादी कहने की कोशिश की, और फिर जगमोहन ने तो सारे मुसलमानों को आतंकवादी कह दिया। तो यानी आपका ये एक मंशा है कि आतंकवाद असली या नकली किसी भी तरह का वो उभरना चाहिए, ताकि आप अपना हिंदू मुसलमान का खेल पूरे देश में। उसके बिना दो से बढ़कर 302 तक कैसे जाएंगे? जी जी जी। नफरती राजनीति कौन करता है ये देखना अगर है तो 2 से बढ़ के एक पार्टी 302 तक चली गई, क्या वो नफरती राजनीति करती है? इसके ऊपर हमको निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, उसके बारे में हमको चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अविनाश काकड़े जी, आपसे काफी बातें करने में, बहुत सी चीजें समझने में आती हैं। आखिर में, हाँ, मैं भूल गया, आप ये जो बहुत ही ब्रीफ में आप जवाब देंगे कि ये जो 5 राज्यों में नतीजे आए हैं उनको आप किस तरह से देखें? देखो, बहुत सारे इसमें बातें हो रही है। मैं सबसे बड़ी बात ये बताता हूं कि बीजेपी की 212 से 255 312 से 255 सीटें हो गई। मतलब इनकी सीटें कम हुई, करीबन 60 सीटें कम हो गई है। ये 60 सीटें कम हो गई मगर वोट परसेंटेज बढ़ गए। ये क्या दिखाता है? इसको समझना पड़ेगा। बीएसपी की जब पिछले वक्त इलेक्शन था तो 101 करोड़ 92 लाख वोट मिले थे, इस वक्त 1 करोड़ 17 लाख वोट मिले। उनकी पहले 19 सीटें आई थी, उस वक्त 1 सीट आई। सपा को पहले 1 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, इस वक्त 2 करोड़ 88 लाख वोट मिले, मगर इसमें करीबन 1 करोड़ का इजाफा हुआ, 1 करोड़ से 2 लाख कम, इतना इजाफा हुआ। कांग्रेस को 54 लाख वोट मिले थे, इस वक्त 22 लाख वोट मिले हैं। पहले 7 सीटें मिली थी, अभी 2 सीटें मिली है। सपा को पहले 47 सीटें मिली थी, अब इस वक्त 111 सीटें मिली है। मैं आपको बताता हूं कि ये विरोध था, मगर जो जमीनी मैकेनिज्म होता है, एक होता है बरसाती मेंढक, बरसाती पहलवान, और एक होता है कसरती नफरती पहलवान। तो भाजपा के कसरती नफरती पहलवान पूरे जमीन पर उतर गए थे, और जमीन पर वो कर रहे थे, ये खाली हवा में थे। सपा वाले उनको हराना चाहते मगर हवा में थे। देखो, बीजेपी का हिंदुत्व सबको डिफाइंड है, मगर एक उनके हिंदुत्व का विरोध करने के लिए एक कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, दूसरा फरसा लेके चल रहा है, परशुराम के मंदिर बनाने की बात कर रहा है। एक पार्टी जो पहले नारा देती थी हाथी ने जो मारने का, कि शत्रु है हमारे ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ये सब शत्रु है, वो उसको बता रहे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो और उसके बाद में ओबीसी नेताओं को लताड़ करके, उनको अपमानित करके निकालने का काम किया। इस सबके पीछे की जो धारणा है, मेन मानसिकता है, उसको समझना पड़ेगा। किसान आंदोलन जहां चल रहा था वहां इस तरीके का हुआ, मगर उसके विरोध में जो तीव्र नफरत थी, क्योंकि अकेले राकेश टिकैत जी जाटों के नेता नहीं है, ऐसा कोई अकेले कम्युनिटी का नेता नहीं हो सकता। जैसे यादव के 70% से ज्यादा लोग अखिलेश जी को या मुलायम सिंह परिवार को फॉलो करते हैं, इसलिए 100% करेंगे ये मैं नहीं बोलता। तो जहां पर आगरा में दलित को पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मायावती की पॉपुलेशन ज्यादा है, 9 की 9 सीटें कैसे जीत गई? जहां 27 सीटें ऐसे जगह पर हारी है सपा, जहां पर बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे, उसके बाद भी परीक्षण करना पड़ेगा। जहां ओवैसी ने खड़े किए थे कैंडिडेट, मैं ये नहीं बोलता कि इनको कैंडिडेट नहीं खड़े करने चाहिए, मगर जिसको जीतना है उसने पूर्वानुमान लगाना चाहिए और उसके ऊपर काट अपनी राजनीति बनानी चाहिए। सपा वो राजनीति बनाने में पूर्ण तरीके से अक्षम रही है। उन्होंने अपने साथ आए हुए अन्य पाल जातियां होगी या निषाद जातियां होगी या यादव तेली जातियां होगी। तेली का एमएलए आपको याद होगा 2 साल पहले योगी को और मोदी जी को गाली देके सपा के साथ में आया था, उसका टिकट काट दिया इन वक्त पर। तो आप आपके साथ में कम्युनिटी जो आना चाहती है उसको आने नहीं दे रहे हो, उसको सम्मान नहीं दे रहे हो। और आप जिन्होंने कास्ट का मैकेनिज्म बहुत ढंग से बनाया है, जिन्होंने वर्करों की फौज खड़ी की है, जो 5 साल मात्र इलेक्शन लड़ते हैं,
उन नफरती पहलवानों से आप कहते हो कि बरसाती मेंढक लड़ लेंगे, ये पूरी तरीके से यानी गैर बराबरी की लड़ाई थी और उस गैर बराबरी की लड़ाई में बहुत अच्छे लड़ गए अखिलेश जी, मगर हार गए। और हारना ये दीवार पर यानी लिखी हुई इबादत थी या दीवार पर लिखी हुई संदेश था। तो ये बहरहाल आपने जो बताया वो ये कि जिनको जो इन नफरती पहलवानों को जिन्हें हराने की बात थी, जो सोचते थे, उन्होंने वो स्ट्रेटेजी ठीक से नहीं बनाई, अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ा और काम पूरे 5 साल करना चाहिए किसी भी सियासी पार्टी को, तभी आप इलेक्शन को कामयाबी। आरएसएस को हराना है, बीजेपी को हराना है तो उसको 5 साल वाली पार्टी ही हरा सकती है। मैं बार बार कांग्रेस में कई बार बोला हूं कि आपको अपना कैडर, अपनी सोच के लोग बनाने पड़ेंगे। बड़े बड़े नेताओं ने मुझे बोला कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, कैडर की पार्टी नहीं है। तो मैंने काउंटर में पूछा था कि कार्यकर्ताओं की भी पार्टी है कि नहीं है। तो कार्यकर्ता जमीन से टूट गया, कांग्रेस से टूट गया। उसका परिणाम है कि सब जगह कांग्रेस धाराशायी हो गई है और अब कांग्रेस का भविष्य पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गए कि ये यानी तकरीबन उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहती थी, तकरीबन उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहरहाल चिंतन की जरूरत है। चिंतन इसलिए कि किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी के लिए मजबूत अपोजिशन होना जरूरी है, इसमें कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर अपोजिशन मजबूत नहीं होगा, सवाल करने वाला कोई नहीं होगा, तो सरकार अपनी मर्जी की चलेगी। 5 साल मेहनत किया केजरीवाल ने, पंजाब में रिजल्ट आपके सामने है। जी 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 जी, ये बहुत ही अहम बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे कई मुद्दों पर बात हुई, बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि दर्शकों को खास तौर पर मोदी जी के उस बयान पर जिसमें पुलिस को उन्होंने कहा कि उकसाने वालों को के जो है वो शामत आ गई, मतलब उनके बुरे दिन शुरू हो गए। और आरएसएस की तरफ से ये कहा जाना कि मुसलमान पढ़ लिख करके, उनका मकसद यही है कि पढ़ लिख करके ये क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों तरक्की कर रहा है, क्यों सरकार में घुसपैठ करना चाहता है, उसको भी समझने की जरूरत है और राजनीतिक पार्टियों को ये समझने की जरूरत है। एक मुसलमान भूल जाते हैं कि जब आजाद हुई थी, हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो 40% दरोगा, 40% जज और 40% तहसीलदार उत्तर प्रदेश में मुसलमान होते थे। अब 2% नहीं बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भूल जाता है मुसलमान को ये कहना चाहिए बार बार। अब ये 2% जो बचे हुए ये भी बुरे लग रहे हैं आरएसएस वालों को, ये भी एक अजीब एक चीज है। तो बहरहाल तो अच्छी डेमोक्रेसी के लिए मजबूत अपोजिशन भी हो और पार्टियां हो और पूरे 5 साल काम करें। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि जैसे यूरोप वगैरह में शेडो कैबिनेट होती है, 5 साल काम करती है, ऐसा कुछ हमारे यहाँ भी होना चाहिए। ये बहरहाल राजनीतिक पार्टियों को सोचना है, देश की जनता को सोचना है कि आखिर किस तरफ देश जा रहा है। देश अच्छाई की तरफ जाए, मजबूती की तरफ जाए, कोई भी पार्टी हुकूमत करे, उसमें किसी को शिकायत नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।